हम लोग ये पिछली कक्षा में माल्थस के विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत शुरू किया था और ये देखा था कि माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की अपनी कुछ मान्यताएं थी, जिसमें पहली मान्यता यह थी कि जो काम वासना है वह यथा स्थिर रहती है। दूसरी मान्यता थी कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और तीसरी मान्यता थी जनसंख्या और जीवन स्तर के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। इन मान्यताओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया वो ये निकला कि प्रकृति ने भोजन की मेज को सीमित अतिथियों के लिए लगाया है। जो बिना निमंत्रण के आएंगे उनको अवश्य भूखा रहना होगा। देखो, मान्यताएं जो तीनों हैं वास्तव में वही अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के सिद्धांत की व्याख्या भी करती है। जनसंख्या के सिद्धांत में उसने ये कहा कि तीव्र कामोत्तेजना के कारण जनसंख्या में वृद्धि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है और जबकि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण खाद्यान्न में वृद्धि गणितीय प्रोग्रेशन के हिसाब से या मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से होती है। तो जहाँ जनसंख्या 1, 2, 4, 8, 16 के हिसाब से बढ़ती है, वहीं खाद्य सामग्री में 1, 2, 3, 4 इस तरह की वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और खाद्यान्न सामग्री कम हो जाती है। इसलिए उसने कहा कि जो खाने की मेज है उस पर खाना कम है। तो अगर 4 ही लोगों को निमंत्रण है और 5वां व्यक्ति बिना निमंत्रण के आ जाएगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे एक घर में मेहमान के संदर्भ में लागू होता है, वैसे पूरे दुनिया में जो पैदा होगा अगर वह खाद्यान्न की उपलब्धता से ज़्यादा है, अर्थात प्रकृति ने आपको आमंत्रित नहीं किया है, तो अगर आप पैदा हो जाएंगे तो आपको भोजन मिलना मुश्किल होगा, अर्थात आपको भूखा रहना पड़ेगा। अब ये दोनों के बीच खाद्यान्न और जनसंख्या के मध्य असंतुलन अगर है तो इस असंतुलन को दूर कैसे कर सकते हैं? अर्थात खाद्यान्न कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो यह असंतुलन दूर होने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या कम हो जाए या खाद्यान्न बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाए। तो माल्थस उस पर नहीं फोकस करता है कि खाद्यान्न बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो तो कहता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, खाद्यान्न ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता है। तो दूसरा क्या करना है? तो जनसंख्या पर उसको कहता है कि जनसंख्या कम करने की ज़रूरत है। अभी तक आपने देखा कि जितने भी पीछे के अर्थशास्त्री हैं उन सब ने जनसंख्या की अधिकता से कोई परहेज नहीं जताया था। सब इस बात से सहमत थे कि जनसंख्या अधिक होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसने कहा कि जनसंख्या कम होना चाहिए, तभी ये असंतुलन दूर होगा। तो कम कैसे होगा? उसने 2 तरीके का उपाय बताया। एक उसने प्रिवेंटिव चेक की बात कही और एक उसने पॉजिटिव चेक की बात कही। प्रिवेंटिव चेक का मतलब वो जिसको आप कह सकते हैं कि प्रतिबंधक अवरोध, और पॉजिटिव चेक का मतलब जिसको आप प्राकृतिक अवरोध कहते हैं। प्रिवेंटिव चेक का मतलब होता है कि आपका खुद का विवेक, आपका संयम, आपकी सोच, आपकी विचारधारा ऐसी हो जो जनसंख्या को कम बढ़ाए, यानी कह सकते हो कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। तो प्रिवेंटिव चेक का मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन है, हम मानव खुद समझदार हो जाए और समझ बूझ करके कम बच्चे पैदा करें। बड़ा मुश्किल है क्लास में ही आने पर इन लोगों को जो है। तो ऐसा
जब तरीका अपनाया जाता है कि जहाँ खुद अपने ज्ञान से, विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने आत्मसंयम से, अपनी नैतिकता से हम कम बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको उसने कहा कि यह प्रिवेंटिव चेक है और यही उचित है। क्या है? यही उचित है। किसी तरह के अनैतिक तरीके के पक्ष में नहीं था, जैसे एबॉर्शन है, भ्रूण हत्या है, भ्रूण डिटर्मिनेशन है, इस तरह के किसी भी कार्य को उसने समर्थन नहीं दिया। कोशिश करना चाहिए कि ये नौबत ही ना आए। ज़्यादा बेहतर है कि आत्मसंयम से आप जिएं और आपको कोई भी अनैतिक कार्य करने की नौबत ना आए। अगर ऐसा इंसान कर लेता है तो जनसंख्या कम हो जाएगी, खाद्यान्न और जनसंख्या का बैलेंस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन माल्थस ने कहा कि लेकिन यदि ऐसा वो नहीं करता है, जैसे हर व्यक्ति समाज में आज भी आप देखिए जनसंख्या को लेकर के बहुत बड़ा इशू है। ये जनसंख्या की स्थिति तब की बात नहीं थी, तब भी समस्या थी और आज भी उतनी ही समस्या है। लेकिन जनसंख्या को लेकर के यदि व्यक्ति खुद ऐसे सकारात्मक उपाय नहीं करेगा, तो उसने कहा कि दूसरा जो उपाय है वह प्रकृति अपनाती है और वह बहुत कष्टप्रद होता है। वो कैसा होता है? बहुत पेनफुल होता है। तब वो क्या करेगी? तो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कोरोना आ गया है, ये क्या है? अचानक रीटा, कैटरीना, सुनामी जैसी तमाम प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, हैजा, चेचक, ये सब प्रकृति फैला देती है। भाई जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, प्रकृति से संतुलन बिगड़ेगा। भाई जितना लोगों को ये धरती अपने में समा सकती है, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की जगह, जितने लोग रह सकते हैं धरती के ऊपर उतने लोग ही तो रहेंगे ना। उससे ज़्यादा होंगे तो धरती या प्रकृति खुद भी अपने उपाय अपनाएगी। अचानक बाढ़ आ जाएगी, पता चलेगा कि 2-3 शहर खाली, जनसंख्या कंट्रोल हो गई भाई। तो उसने कहा अगर आप नहीं चेतेंगे तो प्रकृति इसका इलाज करेगी और प्रकृति जो इलाज करेगी वो बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए बेहतर क्या है कि आप खुद सोच लें, आत्मसंयम से, नैतिक उपाय के तरीके से आप जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करें। ठीक है। अब आलोचना इसकी क्या की गई? ग्रे ने लिखा कि किसी सम्मानित नागरिक की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी माल्थस की। माल्थस के सिद्धांतों को, खास करके जनसंख्या के सिद्धांत को लेकर के इतनी आलोचना हुई कि उस आलोचना पर यह कहा गया कि किसी भी सभ्य नागरिक की इतनी आज तक बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी कि माल्थस की हुई। जनसंख्या में वृद्धि का यह इतिहास नहीं मिलता। जैसे उसने कहा था कि 25 साल में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, तो इतिहास में ऐसा नहीं मिला कि जनसंख्या 25 साल में दुगनी हो जाए। खाद्य सामग्री का गणतीय उत्पाद की धारणा सही नहीं है। देखिए, उसने सब कुछ स्थिर मान करके अपने सिद्धांत की व्याख्या की, लेकिन तकनीक का विकास, विज्ञान का विकास, नई सुविधाओं का विकास, इन सब की वजह से उत्पादन कृषि में बहुत तेजी से बढ़ा। आपने देखा कि आप ही क्या हिंदुस्तान में अगर आप जनसंख्या और खाद्यान्न का अनुपात कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ सन 47 में तो 36 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी इस देश की। 35-36 करोड़ की जनसंख्या को खाने के लिए सड़ा हुआ गेहूं आयात किया जाता था। अर्थात कृषि में उपज इतनी कम थी कि उतने ही लोगों को खिलाने पिलाने भर का अनाज हमारे यहाँ पैदा नहीं होता था। आज की डेट हमारी ज़मीन तो नहीं बढ़ी ना, भारत का भूभाग तो नहीं बढ़ा, बल्कि खेती की ज़मीन कम ही हुई। बिल्डिंग और सड़कें, बांध, नहर, पुल आदि ये सब बाद में बने, तो ज़मीन क्या हुई? कम हुई। इसके बावजूद स्थिति आज की यह है कि 125 करोड़ खूब अच्छे से खाते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अनाज। इसका मतलब कि जनसंख्या 35 करोड़ से कितना हो गई? 125 करोड़ हो गई। और उनके हिसाब से तो हम सबको मर जाना चाहिए था भूख से, कि जब 35 करोड़ नहीं खा पा रहे थे तो 135 करोड़ कहाँ से खाएंगे। लेकिन आज अनाज नहीं कम है हमारे देश में,
हो सकता है कि उसके भंडारण की दिक्कत हो, उसके न्यायपूर्ण वितरण की दिक्कत हो सकता है कि व्यवस्था में दोष हो, लोग भूख से मर जाते हों, वो अलग बात है। लेकिन ईमानदारी से यह नहीं कहा जा सकता कि एब्सोल्यूट शॉर्टेज ऑफ अनाज है जिसकी वजह से लोग मर जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये जो गणितीय अनुपात में वृद्धि की बात थी, ये बहुत सही दिखाई नहीं पड़ती। इसके अलावा उत्पत्ति ह्रास नियम की समझ कम। जैसे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, लेकिन तकनीक में विकास करके, परिवर्तन करके हम इसे कुछ समय तक रोक सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, ये पक्का है। कुछ समय तक क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, थोड़ा उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। बहुत तेजी से गिरने के बजाय धीरे धीरे गिरेगा। इसके अलावा रहन सहन का स्तर और जनसंख्या वृद्धि एक साथ चलती है, जो इन्होंने मान्यता मान ली, ये वास्तव में सही नहीं है। रहन सहन का स्तर जब बढ़ता है, जब आपकी सामाजिकता थोड़ी अच्छी होती है, जब थोड़ा आपके सोचने का दायरा बढ़ता है, तब आपका फोकस बच्चे पैदा करने और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाने के बजाय अच्छी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, एक ही बच्चे को रख करके उसे बेहतर शिक्षा देना, उसे अच्छी सुविधाओं में पालना पोसना, तो माइंडसेट बदल जाता है। तो जीवन स्तर बढ़िया होने से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा होते, बल्कि कम बच्चे पैदा होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा इम्प्रूव होती है, उनके जीवन की गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर होती है। और जब हम कुछ करने के लायक होते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं है, एक बच्चा है वो प्राइमरी स्कूल में जाता है और कुछ नहीं है, तो हमारे 10 बच्चे हो जाए सब प्राइमरी में चले जाएंगे, क्योंकि हमको प्राइमरी के ऊपर सोचना ही नहीं है। आप साइंस देखिएगा, जैसे आपके पास कुछ हो जाता है, थोड़ा आप बच्चे को सेंट पैट्रिक में डाल देते हैं, तब आप दूसरा बच्चा पैदा करने के पहले जरूर विचार करते हैं कि ये दोनों को सेंट पैट्रिक में पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप सोचते हैं छोड़ो, 2-3 बच्चे नहीं जरूरत है, एक ही बच्चा रहे, अच्छे से पढ़े, अच्छे से रहे, अच्छे से नौकरी करे और अच्छे से जिए। तो रहन सहन का स्तर सुधरने पर जनसंख्या बढ़ती नहीं है ईमानदारी से, फिर आपकी जनसंख्या सच पूछिए तो घटती है, क्योंकि तब आपके पास विकल्प हो जाता है ना। अभी तो यह है कि मेरे पास विकल्प ही नहीं है यार, जैसे एक रहेंगे वैसे 10 रहेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं कि एक को इतने अच्छे से रख रहे हैं, क्या दूसरे को भी इतने अच्छे से रख पाएंगे? और अब प्रैक्टिकल में आप देखिए, ईमानदारी से बहुत सारे लोगों ने इसलिए नहीं ज़्यादा बच्चे पैदा किए कि हम इनको पाल नहीं सकते ना, चाह करके भी 2 बच्चे नहीं पैदा किया, एक ही बच्चा है क्योंकि 2 को हम पाल नहीं सकते या बढ़िया उनको परवरिश नहीं दे सकते। तो रहन सहन का स्तर बढ़ना, उसके साथ जनसंख्या का बढ़ना, यह बात बहुत व्यवहारिक नहीं है। दूसरे जो काम वासना और संतानोत्पत्ति का सीधा संबंध मान लिया गया, यह भी व्यवहारिक नहीं है। यह अपने आप में यह भी विवाद का विषय है कि ऐसा नहीं है कि हमारी काम वासना का संबंध सीधे संतानोत्पत्ति से होता है, ठीक है। और सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। जो इन्होंने सिद्धांत की व्याख्या की, उसका व्यवहार में कहीं कोई पुष्टि नहीं मिलती, दिखाई नहीं पड़ता कि हाँ ऐसा हो रहा है जैसा इन्होंने बताया। अब जो जनसंख्या की समस्या इन्होंने बताई, यह वास्तव में समस्या इसलिए नहीं है कि खाद्यान्न कम है, जैसा मैंने अभी आपसे बताया। यह समस्या इसलिए है कि उसका न्यायोचित वितरण नहीं है। किसी के पास बहुत सारा है और किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो न्यायोचित वितरण पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ उत्पादन की मात्रा और उनके बीच में समायोजन की बात कही, ठीक है। और जनसंख्या को रोकने का जो उपाय है वह उपयुक्त नहीं है। और रही बात निराशावादी दृष्टिकोण है, ये मान के चलता है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी, खाद्यान्न कम होगा, जो ज़्यादा होंगे वो मरेंगे। ये किसी सुधार की, किसी बेहतर संभावना की, किसी अच्छे या बेहतर भविष्य की कल्पना ही नहीं करता है, इसलिए निराशावादी है। कैसा है? निराशावादी है। देखो माल्थस का लगान सिद्धांत, माल्थस ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट में लिखा,
देखो, इसके पहले क्या था कि लगान के संबंध में जो विचार प्रचलित था, एडम स्मिथ है या जो जेबी से है, सिस्मोंडी है, ये सब ये मानते थे कि लगान एकाधिकारी मूल्य है। लेकिन रिकार्डो और माल्थस दोनों समकालीन हैं। इतने समकालीन हैं कि दोनों के पत्र व्यवहार भी हैं, दोनों की आपस में बातचीत भी है, दोनों आपस में डिस्कशन भी करते थे। तो इसने पहली बार कहा कि यह लगान एकाधिकारी मूल्य का परिणाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसने कहा कि भूमि में उर्वरा शक्ति में अंतर होने के कारण कुछ भूखंड उत्पादन लागत की तुलना में अधिक उपज देते हैं, यही अतिरिक्त लगान है। यही बात रिकार्डो ने भी कही थी, लेकिन दोनों के कहने के तरीके में अंतर है। जैसे रिकार्डो ने कहा कि सीमांत और अधिसीमांत भूमि के उपज के अंतर को लगान कहते हैं, और पहले अच्छी खेती पर लगान होती है, फिर बाद में खराब खेती पर लगान होती, उत्पाद खेती होती है, तो खराब खेती जो होती है उसकी वजह से अच्छी भूमि को लगान प्राप्त होता है। अर्थात पहले खराब खेत पर खेती होने लगती है, तब लगान उत्पन्न होता है। माल्थस ने कहा कि ऐसा नहीं है, वास्तव में जब लगान मिलने की उम्मीद हो जाती है, अर्थात जब मूल्य बढ़ जाता है, तभी घटिया खेत पर खेती होती है। बात उलट गई ना। एक जगह कह रहा है कि खराब भूमि पर खेती करने से लगान उत्पन्न होता है, रिकार्डो ने कहा। इसने कहा कि लगान खराब भूमि पर खेती करने से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि मूल्य के अधिक होने के कारण जब लगान मिलने की गुंजाइश हो जाती है, तभी खराब भूमि पर खेती होती है। जैसे पहले हम एक स्टूडेंट खेती कर रहे थे, ठीक है, और 10 रुपया मूल्य था, तो आपको इस पर लागत 7 रुपये आ रही थी, हमको 3 रुपये लगान प्राप्त हो रहा था, मोटा मोटा मान लीजिए। अब कह रहा है कि दूसरा जो खेत है, इससे हमको पहले 10 रुपये इस पर लागत आ रही थी उत्पादन की, तो कोई लगान नहीं मिल रहा था, तो इस पर खेती नहीं कर रहे थे। अब मूल्य बढ़कर के कितना हो गया, 12 रुपया। अब मूल्य जब 12 रुपया हो गया, तब यह इसको बन गया कि अगर इस पर भी खेती कर रहे तो 2 रुपये लगान प्राप्त हो जाएगा। उलट गई बात ना। पहले इस पर खेती करते थे तब लगान उत्पन्न होता था, अब मूल्य बढ़ गया है इसलिए इस पर खेती कर रहे हैं और इसलिए हमको लगान प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ खेती करने के पहले लगान मिल जाता है, तब खेती होती है, और रिकार्डो में खेती करने के बाद लगान मिलता है। तो ये दोनों में तो माल्थस ने स्मिथ, जेबी से सिस्मोंडी के विचार कि लगान एकाधिकारी का मूल्य है, इसका विरोध किया, और भूमि में उर्वरा शक्ति में अंतर होने के कारण कुछ भूखंड उत्पादन लागत की तुलना में अधिक उपज देते हैं, यही अतिरेक लगान होता है। माल्थस रिकार्डो से भिन्न है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लगान मिलने की उम्मीद में मूल्य के बढ़ने के कारण, जब मूल्य बढ़ जाता है तो लगान मिलने की उम्मीद हो जाती है, तब घटिया भूमि पर खेती होती है, न कि घटिया भूमि पर खेती करने से लगान उत्पन्न होता है। बस एक लाइन की बात है। माल्थस ने कहा कि लगान मिलने की उम्मीद में जब मूल्य बढ़ जाता है तो लगान मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, घटिया भूमि पर खेती होती है, न कि घटिया भूमि पर खेती करने से लगान उत्पन्न होता है। बात समझ में आई? इसके अलावा मूल्य का सिद्धांत, थियरी ऑफ वैल्यू। वास्तव में मूल्य का कोई ऐसा पृथक सिद्धांत एज इट इज माल्थस ने नहीं दिया, लेकिन रिकार्डो से जो पत्र व्यवहार हुआ उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रिकार्डो का मत ये था कि मूल्य उत्पादन लागत से निर्धारित होता है, यह उससे सहमत नहीं था। उसका यह मानना था कि मूल्य केवल उत्पादन लागत से नहीं बल्कि अन्य तमाम कारणों से भी प्रभावित होता है। केवल यह कहना कि लागत से मूल्य तय होती है, इससे वह सहमत नहीं था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मूल्य सिद्धांत की आलोचना से आधुनिक सिद्धांत के लिए
आधार खड़ा हुआ। उसने चूंकि ये कह दिया कि केवल लागत से मूल्य तय नहीं होता, तो जो आधुनिक सिद्धांत है मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति से होता है। मांग और पूर्ति में सारी लागतें हैं और मांग में उसकी उपयोगिता है, इसका आधार यहाँ खड़ा हो जाता है। इसका मतलब कुछ और है। ये तो नहीं बताया कि क्या है, लेकिन ये कहा कि कुछ और है, तो लोगों को सोचने का एक दायरा मिल गया कि कुछ और आखिर ये क्या है। तो उन्होंने फिर बाद में इस सिद्धांत को जब प्रतिपादित किया तो उसने देखा केवल लागतें नहीं है बल्कि उनकी उपयोगिता भी है। मांग और पूर्ति में दोनों की व्याख्या होती है ना जब हम मूल्य तय करते हैं तो। इसके अलावा अति उत्पादन का सिद्धांत, थियरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन और थियरी ऑफ ग्लट्स। देखो अभी तक यह माना जाता रहा है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, पूर्ण संतुलन पाया जाता है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं पाई जाती है। यदि असंतुलन होता है तो बाजार उसे स्वयं समायोजित कर लेता है। और इन सब के पीछे जो थियरी काम कर रही थी वो जेबीसे का बाजार नियम था, मार्केट लॉ ऑफ जेबीसे। तो जेबीसे के बाजार नियम में ये था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। जितना पैदा होगा उसके खरीदने भर की क्रय शक्ति बाजार में अपने आप आ जाती है और सारा माल बिक जाता है, न तो बचता है न तो कम पड़ता है। अर्थात जितना पैदा हुआ उतना क्या हुआ, बिक गया। पहली बार माल्थस ने यह कॉन्सेप्ट दिया। और यदि कोई अव्यवस्था होती है तो उसको हम मजदूरी और ब्याज दर में कटौती से, प्रतिष्ठित सिद्धांत ये मानता था अगर बेरोजगारी हो गई तो मजदूरी कम करके ज़्यादा लोग रोजगार दे दीजिए, ठीक है, और ब्याज दर कम कर दीजिए। तो ब्याज दर कम करना और मजदूरी की कमी करना, यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत था जिससे हम अर्थव्यवस्था को संतुलन में ला सकते हैं। बाद में हालांकि इसकी दूसरी व्याख्याएं हुई, कीन्स ने की, तो आपने देखा कि वो ज़्यादा मजदूरी देने के पक्ष में है, कम से रोजगार नहीं बढ़ता है। तो पहली बार माल्थस ने न्यून उपभोग सिद्धांत की व्याख्या की, अंडर कंजम्पशन थियरी। उसने कहा कि यह जो उत्पादन होता है पूरा पूरा नहीं बिकता है, कुछ लोग कम उपभोग करते हैं। और अभी तक क्या था कि जितना उत्पन्न हुआ वो सारा सारा क्या होता है, बिक जाता है। अब कम क्यों बिकता है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर व्याख्या हम लोग आगे करेंगे भी। तो और इसी के आधार पर बाद में कीन्स ने चल करके रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि रिकार्डो, और कीन्स ने यहाँ तक लिखा कि यदि रिकार्डो की जगह माल्थस वह वृक्ष रहा होता जिससे 19वीं सदी का अर्थशास्त्र निकलता तो विश्व आज अधिक बुद्धिमान और अधिक संपन्न होता। यानी अगर रिकार्डो पर अर्थशास्त्र न चला होता, माल्थस पर चलता, तो आज दुनिया ज़्यादा बुद्धिमान होती और ज़्यादा दुनिया संपन्न भी होती। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में रिकार्डो से पत्र व्यवहार में यह बताया कि सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं होता है। जैसे उसने ये कहा कि जो ये कहा गया कि स्वयं समायोजन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था संतुलन में हो जाएगी, वास्तव में ऐसा कोई सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं होता है। मांग कम होने के कारण वितरण की असमानता। अब कहेंगे ये न्यून उपभोग क्यों होता है भाई, क्यों? आखिर जब इन्होंने कहा कि जितना उत्पन्न होता है उसको खरीदने भर की क्रय शक्ति बाजार में उत्पन्न हो जाती है तो क्यों नहीं बिकता है, तो उसने कहा उसके पीछे कारण है वितरण की असमानता। ठीक है, उतनी आय उत्पन्न हो गई, 100 रुपये का सामान उत्पन्न हुआ और 100 रुपये की आय भी बाजार में उत्पन्न हो गई तो बिक जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि यह 100 रुपये का वितरण असमान हो जाएगा, अर्थात मुझे 90 मिल जाएगा और बाकी सबको 10 रुपये में बढ़ जाएगा, तो मेरे खाने की क्षमता या सीमा या हमारा टेस्ट अपेक्षाकृत कम है, तो हम 90 में 90 रुपया खर्च नहीं करेंगे, 10-20 खर्च करेंगे, और दूसरा 10 रुपये में सारा खर्च कर देगा, तब भी पूरे बाजार में कितना बिकेगा? केवल 20 ही रुपये का सामान तो बिकेगा, बाकी 80 रुपये का सामान कैसे बिकेगा? वो तो मैंने अपनी तिजोरी में लाख कर दिया है 80 रुपया। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। जैसे 500 रुपया इनको दिया जाए, 500 रुपया मुझको दिया जाए, इन केस मान लीजिए,
किसका पैसा जल्दी खर्च हो जाएगा, इनका कि हमारा? इनके पास हो सकता है कि बहुत सारी आवश्यकताएं 10-5 रुपए वाली भी अभी तक पूरी नहीं है, तो इनका 500 रुपया तुरंत खर्च हो जाएगा, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। मुझे जो सामान अब खरीदना है उसमें से कुछ 500 में मिलता ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो सामान मेरे पास सब है। तो मेरा 500 क्या हो जाएगा? वो मेरा 500 पूरा का पूरा बच जाएगा। यानी बढ़े हुए 500 रुपए की में उपभोग प्रवृत्ति हमारी शून्य हो जाएगी और इनकी 1 हो जाएगी, तो हमारा पूरा बच जाएगा, इनका पूरा खर्च हो जाएगा। तो अगर आय और धन का वितरण असमान हो गया तो अमीर व्यक्ति ज़्यादा पैसा पाता है तो वह खर्च ही नहीं करता, उसका सारा पैसा क्या हो जाता है? खर्च करता है, लेकिन कम करता है ना अपेक्षाकृत, क्योंकि वो कहाँ खर्च करे, उसकी सारी आवश्यकता तो पूरी हो चुकी है। तो इसलिए बाजार में सामान पैदा हुआ 100 रुपये का, दोनों को मिला करके, तो कहते हैं कि दोनों को मिलाकर सामान पैदा हुआ और दोनों खरीदेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अति उत्पादन हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो अति उत्पादन का कारण क्या है? आय का 2 ही उपयोग हो सकता है, या तो उपभोग करिए या तो उसको बचा लीजिए। y बराबर C+S। अगर y बढ़ा तो बचत भी बढ़ती है, आय और बचत में आनुपातिक संबंध पाया जाता है। आय अगर बहुत तेजी से बढ़ती है, मान लो जैसे हमको तुमने 500 रुपया दे दिया है, लेकिन हमारा उपभोग 500 नहीं 200 बढ़ता है, क्योंकि हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। तो आय तेजी से बढ़ी, उपभोग उतना तेजी से नहीं बढ़ा। ठीक, बचत जो हुई उसी के हिसाब से आपने विनियोग भी कर दिया, क्योंकि बचत विनियोग आपस में कैसे होते हैं? ये माना जाता है कि बराबर होते हैं कीन्स के सिद्धांत में। अब उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा, तो उपभोग बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। तो उत्पादन ये 2 बार की तेजी से बढ़ रहा है, उपभोग केवल 1 बार तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि रिजल्ट क्या हो जाएगा कि उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, उपभोग कम हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। क्या कहेंगे? ओवर प्रोडक्शन कहेंगे। वितरण की असमानता को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का सुझाव। माल्थस ने कहा कि ये जो गैप है, जैसे अमीर आदमी ने नहीं खरीदा, ठीक है, सरकार को चाहिए कि अपने पैसे से इसको खरीद ले और जो गैप है वो खत्म हो जाए। बात समझ में आई? लोग नहीं खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, सरकार खरीद ले, तब भी तो बिक जाएगा। तो और उसने समर्थ मांग शब्द का प्रयोग किया, और यही समर्थ मांग जिसको आगे चल करके कीन्स ने इफेक्टिव डिमांड, प्रभाव का पूर्ण मांग कहा। प्रभावपूर्ण मांग का मतलब होता है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आपने कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पढ़ा होगा, तो वहां होता है। बचत और उपभोग में संतुलन रखना चाहिए। प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने की बात कही और बचत और विनियोग में संतुलन रखने की बात कही। यदि इतना हो जाता है तब समझ लो। इसके बाद इसमें देखो, ये सब तो वही है। अच्छा, एक बात यहाँ और जान लो कि सर्वप्रथम राजनीतिक अर्थशास्त्र और इतिहास का आचार्य इसी माल्थस को कहा गया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं खास बहुत। इसके अलावा इसका देखो माल्थस का योगदान क्या है। इसका योगदान है वैज्ञानिक विचार। इसने जो विचार प्रस्तुत किए उसका आधार साइंटिफिक था। इसके अलावा अर्थशास्त्र का सह संस्थापक है, ये को फाउंडर है अर्थशास्त्र का। जैसा कहा गया, अगर ये एडम स्मिथ के साथ साथ अगर इसको भी माना जाए तो शायद इसने बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट किए और जिसका बहुत लोगों पर बहुत तरह से असर पड़ा। जैसे इसी से प्रभावित होकर के डार्विन ने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। जूलॉजी में डार्विन का नाम पढ़े हो ना, डार्विन का नाम कोई जानता है? तो डार्विन की जो थियरी थी नेचुरल सिलेक्शन वाली, उस पर भी इसके सिद्धांत का असर था। आगमन विधि का संस्थापक है। आपने आगमन विधि का मतलब ठीक उसका उल्टा,
निगमन विधि में हम क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, यहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। इसी को बाद में जर्मन स्कूल के अर्थशास्त्रियों ने हिस्टोरिकल मेथड के नाम से भी स्पष्ट किया, ऐतिहासिक विधि के नाम से इसको जाना गया। ये जनसंख्या विज्ञान का जनक है। क्योंकि जनसंख्या के बारे में इतना सिस्टमेटिक सैद्धांतिक रूप से व्याख्या इसी ने की, इसलिए जनसंख्या सिद्धांत का जनक होने के साथ साथ जनसंख्या विज्ञान का भी जनक इसको माना जाता है। सामाजिक कानूनों का संस्थापक है। 1824 में पुअर लॉज बने इंग्लैंड में इसी की वजह से, जो सामाजिक कानूनों का संस्थापक, यानी सामाजिक व्यवस्था ठीक करने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया इसने शुरू की। डार्विन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। केन्ज की प्रेरणा का स्रोत है। 1928 में जब विश्वव्यापी मंदी आई तो पहली बार यह सिद्ध हो गया कि इसका मतलब अत्युत्पादन हो सकता है। और उसी समय केन्स ने जो रोजगार का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और केन्स ने भी वही बातें कही जो इसने कही थी कि जो गैप है उसको दूर करने के लिए सरकार व्यय करे और सरकार उसको खरीद ले। तो केन्स ने भी घाटे की अर्थव्यवस्था का जो प्रस्ताव रखा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, तुमने BA2 में पब्लिक फाइनेंस पढ़ा होगा, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था यही है कि सरकार अपनी आय से ज़्यादा खर्च करे और व्यय बढ़ा दे ताकि लोगों में मांग बढ़े, उत्पादन बढ़े और रोजगार बढ़े, आर्थिक क्रियाकलाप का स्तर बड़ा हो जाए। तो ये वही बात है जो एक तरह से माल्थस ने कही थी अपनी व्याख्या में। तो ये इसका स्रोत है। आशावाद का विरोधी, ये तो हमेशा देख रहे हो कि हमेशा ये मानता है कि सब खराब ही होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अगर माल्थस को देखो तो माल्थस ने जो बातें कही उन बातों के आधार पर आगे बहुत सारे सिद्धांत उत्पन्न हुए, या यूँ कहो कि इकोनॉमिक्स को उसने एक रास्ता दिखाया। और जो जिस समय जिन परिस्थितियों में रहता है, जो देश काल परिस्थिति होती है, निश्चित रूप से उसी में सोचता है। तो ठीक है, जैसा उसकी समझ में आया वैसा उसने बताया। अब उसके सही गलत, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक, उचित अनुचित को समय के साथ उसका परीक्षण करना, उसमें संशोधन करना, उसे या स्वीकार करना या उसे रिजेक्ट करना, यह आने वाले अर्थशास्त्रियों का दायित्व बनता है और जिन्होंने इसका पालन भी किया। तो यह पूरा का पूरा तुम्हारा माल्थस का आर्थिक विचार है और ये यहाँ समाप्त होता है। हम लोग कल जॉन स्टुअर्ट मिल, कल तो शायद क्लास ही नहीं चलेगी हमको लगता है।